प्रोटीन के भौतिक गुणों एवं घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसका निर्माण केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है और यह प्रोटीन जल अपघटन के उपरांत सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। अंडे के पीले भाग का प्रोटीन एल्ब्यूमिन ओवा एल्ब्यूमिन होता है। गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन होता है। दूध का प्रोटीन लैक्टा एल्ब्यूमिन होता है। मांसपेशियों का प्रोटीन ग्लोबुलिन होता है। मक्के में उपस्थित प्रोटीन जीन होता है। चावल में आर्जिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रक्त का प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। अस्थियों का प्रोटीन कोलेजन, जौ का प्रोटीन ऑर्डिन, मूंगफली का प्रोटीन एरेचिन और बादाम का प्रोटीन अमेंडिन होता है। संयुक्त प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य प्रोटीन का या अन्य पदार्थ का अणु उपस्थित रहता है। जिस पदार्थ का अणु उपस्थित रहता है उसी के नाम पर उस प्रोटीन का नाम हो जाता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें साधारण प्रोटीन अर्थात अमीनो अम्ल के साथ कार्बोज उपस्थित रहता है और यह अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है। दूसरा यदि हम देखें तो वह होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित रहता है, जैसे थाइमोन्यूक्लिक अम्ल इत्यादि। लाइपोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ वसा उपस्थित रहती है और यह कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन एवं लोहा तत्व उपस्थित रहता है, इसलिए हम इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। फॉस्फोप्रोटीन, जब प्रोटीन अणु के साथ फास्फोरस के अणु जुड़ जाते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण होता है तब इसे हम फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली कैसिनोजन तथा अंडे के पीले भाग में पाया जाने वाला ओवोविटेलिन इसी प्रोटीन के बने होते हैं। लेसिथोप्रोटीन, जब प्रोटीन अणुओं के साथ लेसिथिन या इससे संबंधित तत्व आकर जुड़ जाते हैं तो लेसिथोप्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम जो तीसरा ग्रुप लेते हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन। भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दबाव, पाचक रस की क्रिया अथवा जल विश्लेषण की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का आंशिक विघटन हो जाता है तो हमें व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण होता है। निर्माण प्रक्रिया के बाद निर्मित प्रोटीन के अणु एवं गुणों में बहुत कम विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कच्चे अंडे एवं कच्चे मांस में व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होती है, परंतु जब इन्हें पकाया जाता है तो इनके प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में बदल जाते हैं, अर्थात ताप की क्रिया से प्रोटीन के जमने में अंतर आ जाता है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटीन, यह अघुलनशील प्रोटीन होते हैं जो तनु अम्ल या एंजाइम की प्रारंभिक क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जमे हुए दूध में केसीन तथा जमे हुए रक्त में फाइब्रिन के रूप में पाया जाता है। मेटा प्रोटीन, यह अम्ल एवं क्षारक की क्रिया के द्वारा बनते हैं। प्रोटीन तनु अम्ल एवं क्षार के घोल में यह घुलनशील होते हैं, परंतु उदासीन घोलों में यह अघुलनशील होते हैं। जमे हुए प्रोटीन, ये जल में अघुलनशील प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण 2 प्रकार से होता है: प्रोटीन पर ताप की क्रिया से और प्रोटीन पर मादक द्रव की क्रिया से। उबले अंडों का एल्ब्यूमिन इसी के अंतर्गत आता है। व्युत्पन्न प्रोटीन जब ताप के प्रभाव, जल विश्लेषण
तथा पाचक रसों की क्रिया से सरल और संयुक्त प्रोटीन का पुनः विखंडन होता है तो हमें व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होते हैं। जैसे पाचन क्रिया के समय पाचक रसों की क्रिया के कारण पेप्टोन्स, प्रोटीओजेज, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है, वह द्वितीयक प्रोटीन के तहत आते हैं। पेप्टोन्स ये जल में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं तथा उच्च ताप पर भी नहीं जमते हैं। प्रोटीओज ये जल में घुलनशील होते हैं तथा उच्च ताप पर पेप्टोन की भांति ही जम नहीं पाते हैं। पेप्टाइड्स ये 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं और पेप्टाइड बंध या लिंकेज द्वारा जुड़े रहते हैं। प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पतिक जगत से प्राप्त प्रोटीन और जांतव जगत से प्राप्त प्रोटीन। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन के तहत दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली आते हैं, जबकि जांतव प्रोटीन के तहत यदि हम देखें तो इसमें वही सारे अमीनो अम्ल वाले, जिनमें 10 अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन आते हैं, जैसे दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत, पनीर इत्यादि। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का हमारे आहार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन हमारे शरीर के निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, शरीर के वृद्धि और विकास करना। प्रोटीन शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रोटीन से ही बनती हैं और कोशिका ही ऊतक का निर्माण करती है। कई सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं तथा कई अंगों के मिलने से अंग तंत्रों का निर्माण होता है। यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं रहेगा तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, अर्थात अंग और अंग तंत्रों का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। शरीर का शुष्क वजन का आधा भाग प्रोटीन होता है। शरीर में कुल प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों में, 1/5 भाग अस्थियों में, 1/10 भाग त्वचा, रक्त, लसिका, हार्मोन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज में विद्यमान होता है। हमारी शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका अपनी कार्य क्षमता, जीवन वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन पर निर्भर है। कोशिका में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य तथा केंद्रक का निर्माण भी प्रोटीन से ही होता है। भ्रूणावस्था से लेकर युवा अवस्था तक शरीर के वृद्धि एवं विकास निरंतर होते रहते हैं। एक शिशु जब पैदा होता है तो उसका वजन लगभग 3 केजी के आसपास और लंबाई 16 से 18 इंच के आसपास होती है। वही शिशु जब युवा अवस्था में आ जाता है तो उसका वजन 60 से 70 केजी हो जाता है और लंबाई भी 5.5 से 6 फुट के बीच में हो जाती है। गर्भावस्था में जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ में एक नए जीव की शुरुआत होती है। गर्भवती माता की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब उसे अपने साथ साथ शिशु का वृद्धि और विकास भी करना होता है। तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु सभी कोशिकाएं एवं ऊतक एक जैसे क्रियाशील नहीं होते हैं। कुछ पुराने होते जाते हैं, कुछ टूटते जाते हैं, तो कुछ नए निर्माण भी होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त बीमार पड़ने, जल जाने पर, चोट लगने पर, घाव होने पर, दुर्घटना होने पर भी वहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण आवश्यक होता है, जो प्रोटीन के द्वारा ही संभव होता है। आंत्रमाग में आवरण में प्रतिदिन टूट फूट होती रहती है तथा नए आवरण का निर्माण होता है। इस तरह लाल रक्त कणिकाएं भी 120 दिन के बाद नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑपरेशन के टाइम जब टूट फूट भी होती है और रक्त भी अधिक बह जाता है, ऐसे में प्रोटीन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करने के लिए अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित बनाए रखने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। जब भी कभी हमारे शरीर में अम्ल या क्षार की मात्रा की कमी हो जाती है, प्रोटीन स्वयं अम्ल या क्षार की तरह कार्य करता है
जिसे हम प्रोटीन बफर कहते हैं, और यह अम्ल और क्षार की मात्रा को सुरक्षित रखता है। हार्मोन्स का निर्माण। हमारे शरीर के कार्यों के लिए हार्मोन्स बहुत जरूरी है। हार्मोन्स विभिन्न गतिविधियों को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन ऑक्सीकरण क्रिया एवं शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। एंजाइम का निर्माण करना। प्रोटीन के द्वारा एंजाइम का भी निर्माण होता है, जो विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैसे भोजन का पाचन, ऑक्सीकरण, मेटाबॉलिज्म इत्यादि। एंटीबॉडीज का निर्माण। एंटीबॉडीज शरीर के विभिन्न रोगों से लड़ने हेतु क्षमता प्रदान करते हैं और शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी होने से एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जल संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोटीन की कमी से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन कॉलॉइड्स के रूप में उपस्थित रहता है। यह प्रोटीन कोशिका झिल्ली के द्वारा नहीं छन सकते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन हमारे शरीर में परासरणी दबाव को बनाए रखता है, जिससे शरीर में संतुलन रहता है। प्रोटीन की कमी की दशा में रक्त में उपस्थित प्रोटीन के कण रक्त वाहिनियों से बाहर निकल आते हैं और उसके स्थान पर पानी भर जाता है, जिससे शरीर में सूजन आ जाती है। मांसपेशियों के संकुचन एवं विमोचन के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। मायोसिन एवं एक्टिन का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। विटामिन के निर्माण में कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कोलिन के निर्माण के लिए मिथाइल समूह आवश्यक है। इसका निर्माण मेथियोनिन द्वारा होता है। इसी तरह विटामिन में नियासिन का निर्माण ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमाने। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चोट लग जाने पर, कट जाने पर रक्त बहता है, लेकिन हम देखते हैं कि 4 से 5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। अगर ऐसा न हो तो हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त बाहर निकल जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। रक्त जमना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन थायमिन की प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदल जाता है और रक्त का थक्का जमाता है। सामान्य दृष्टि में सहायक। आंखों की दृष्टि पटल में रॉड्स और कॉन्स होते हैं। रॉड्स में जैसे हम जानते हैं रोडोप्सिन और सूचियों में एडोप्सिन होता है, जो हमें देखने में और रंग विभेद में सहायता करते हैं। स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में भी काम करता है। जैसे लाइपोप्रोटीन वसा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। रेटिनॉल को संयुक्त करने वाला प्रोटीन विटामिन ए को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है और ट्रांसफेरिन लौह तत्व के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भाग लेता है। ऊर्जा प्रदान करने। जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य रूप से प्रोटीन को ऊर्जा प्रदान करने में काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका काम निर्माणात्मक है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, तो हमें 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वैसे सामान्य रूप से प्रोटीन को ऊर्जा प्रदान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा निर्माणात्मक कार्य रुक जाता है और शरीर की वृद्धि विकास भी रुक जाते हैं। दुग्ध निर्माण में नवजात शिशु का प्रथम आहार माता का दूध ही होता है, और जैसा कि हम जानते भी हैं, माता का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। लेकिन दूध के निर्माण के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। वैसे हम देखें कि माँ के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा प्रोटीन कम होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वह बहुत अच्छी होती है और एक दिन में माता को लगभग 820 ml से लगभग 1 लीटर के आसपास दूध स्रावित करती है। ऐसे में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है।
तभी माता इतनी मात्रा में दूध का निर्माण कर पाती है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह हमारे शरीर में अति आवश्यक भोज्य पदार्थ है।